इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ या इसकी भूमिका या इसका परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या एक नवीन सिद्धांत द्वारा की गई जिसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने समझौते द्वारा किया है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या मानता है कि जो राज्य है उसका निर्माण मनुष्यों ने आपस में समझौता करके किया है। राज्य कोई दैवीय या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है, अतः राज्य एक मानवीय संस्था है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख व्याख्याकार हैं, हॉब्स, लॉक एवं रूसो। ये सभी विचारक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के बीच आपसी समझौते के कारण हुई है। तो ये हो गया इस सिद्धांत का परिचय। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, न ही कोई प्राकृतिक संस्था है, बल्कि एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण मनुष्यों ने आपस में समझौता करके किया है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख 3 समर्थकों के नाम आते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। जब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें सामाजिक समझौता सिद्धांत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर हम केवल इसका एक ओवरव्यू देखेंगे, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब देखते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत की मूल मान्यताएं। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों दार्शनिकों ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन तीनों विचारकों के राजनीतिक निष्कर्ष भिन्न भिन्न हैं। इसी सिद्धांत के द्वारा हॉब्स ने निरंकुश शासन का समर्थन किया है, लॉक ने संवैधानिक और सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। तो जो ये 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ही मानते हैं कि राज्य का निर्माण समझौते के द्वारा किया गया है, लेकिन इन तीनों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न हैं। हॉब्स मानता है कि व्यक्ति समझौते के द्वारा जिस शासन की स्थापना करते हैं वो निरंकुश होता है। लॉक मानता है कि ऐसा शासन संवैधानिक और सीमित होता है और रूसो मानता है कि ऐसा शासन लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होता है। अब आगे देखते हैं। निष्कर्षों की भिन्नता होते हुए भी इस सिद्धांत की मूल मान्यताएं एक जैसी हैं, जैसे प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सिविल समाज तथा संप्रभु शासक। तो इनके निष्कर्ष तो अलग अलग हैं तीनों विचारों के, लेकिन इनकी मूल मान्यताएं एक जैसी हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था कि तीनों ही विचारक मानते हैं कि सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण किया गया उससे पहले जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था थी और उस अवस्था में व्यक्तियों के पास जो अधिकार थे वे प्राकृतिक अधिकार थे। फिर व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के लिए आपस में समझौता किया और सिविल समाज का निर्माण हो गया, यानी कि राज्य का निर्माण हो गया। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक समझौते के सभी सिद्धांतकार प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था थी जिसमें मनुष्य रहता था। तो प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था थी। इसमें शासन, कानून आदि का अभाव था। ऐसी अवस्था में रहने वाले मनुष्यों को शांति और सुरक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई।
अतः प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर सिविल समाज की स्थापना के लिए सामाजिक समझौता किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य की स्थापना हुई। तो प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने शांति की स्थापना के लिए, सुरक्षा की स्थापना के लिए आपस में समझौता किया और उस समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है उसके बारे में बताया गया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति क्या थी, इस संबंध में तीनों विचारकों के विचार भिन्न भिन्न हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य स्वार्थी, एकाकी तथा आत्म सुरक्षा के भाव से प्रेरित था। सभ्यता, कानूनी व्यवस्था, नैतिकता आदि का इस अवस्था में अभाव था। तो हॉब्स क्या मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य क्रूर था, स्वार्थी था, वह अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को भी मार डालता था और मनुष्य एकांत में रहने वाला प्राणी था। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांतिप्रिय, सद्भावनापूर्ण तथा विवेक संगत था। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में सरल, शांत, संतुष्ट तथा परम सुखी था, यानी कि उसको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। प्रकृति से अपने खाने की चीज़ें, जीवन निर्वाह की चीज़ें प्राप्त कर लेता था। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की असामाजिक एवं अराजनीतिक अवस्था थी, जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में समाज भी नहीं था और राज्य भी नहीं था। प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए आपस में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो ये हो गई दूसरी मान्यता। पहली मान्यता में हमने प्राकृतिक अवस्था क्या थी उसके बारे में पढ़ा था, और दूसरे पॉइंट में प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति क्या थी, उसका स्वभाव कैसा था, इसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। सामाजिक समझौता सिद्धांत की तीसरी धारणा प्राकृतिक अधिकारों की है। इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे। प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ यह है कि इन अधिकारों का निर्माण समाज अथवा राज्य द्वारा नहीं किया गया, बल्कि मनुष्य को ये अधिकार प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसके साथ कुछ अधिकार जुड़ जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। ऐसे अधिकारों को मनुष्य से कोई भी नहीं छीन सकता। जीवन की रक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता आदि प्राकृतिक अधिकार माने गए हैं। इन अधिकारों के फलस्वरूप मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ स्वतंत्रताएं थी, लेकिन राज्य के कानूनों के अभाव में ये स्वतंत्रताएं स्थायी एवं सुरक्षित नहीं थीं। इन्हें स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए समझौता किया गया। सामाजिक समझौते के फलस्वरूप प्राकृतिक अधिकारों का स्थान राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों ने ले लिया। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पास प्राकृतिक अधिकार थे, और लेकिन ये अधिकार स्थायी नहीं थे। कभी भी इनका उल्लंघन हो सकता था, दूसरा व्यक्ति कभी भी इन्हें छीन सकता था। इसलिए इन अधिकारों को स्थायी करने के लिए समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। इस सिद्धांत की चौथी महत्वपूर्ण मान्यता सामाजिक समझौते की है। हम पढ़ चुके हैं कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके समाज अथवा राज्य का निर्माण किया है। कुछ विचारक मानते हैं कि समझौता जनता तथा राजा के बीच हुआ, जिससे राज्य की स्थापना हुई। कुछ विचारक मानते हैं कि पहला समझौता
जनता के बीच हुआ जिससे समाज की स्थापना हुई, तथा दूसरा समझौता जनता व शासक के बीच हुआ जिससे सरकार की स्थापना हुई। ये हो गई चौथा पॉइंट या चौथी मान्यता। तो कुछ विचारक तो मानते हैं कि मनुष्यों ने आपस में समझौता किया है और केवल एक समझौता हुआ है, और कुछ विचारक मानते हैं कि दो समझौते हुए हैं। पहला जनता के बीच समझौता हुआ है जिससे राज्य का निर्माण हुआ है या समाज का निर्माण हुआ है, और दूसरा समझौता शासक और जनता के बीच हुआ है जिससे सरकार का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, समझौते की शर्तें क्या थी, उसके राजनीतिक परिणाम क्या थे, इस बारे में अलग अलग विचार हैं। होब्स का विचार है कि प्राकृतिक अधिकारों को धारण करने वाले व्यक्ति समझौते के द्वारा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की सभा को अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को समर्पित करते हैं और इसके बदले में शांति एवं व्यवस्था प्राप्त करते हैं, लेकिन इस राज्य का स्वरूप निरंकुश है जिसके विरुद्ध नागरिकों के कोई अधिकार नहीं है। तो होब्स क्या मानता है कि प्राकृतिक अवस्था के जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, वे समझौते के द्वारा अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति को सौंप देते हैं या कुछ व्यक्तियों की सभा को सौंप देते हैं और इसके बदले में शांति और व्यवस्था प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति हैं उनके पास केवल एक अधिकार है और वो है जीवन रक्षा का अधिकार। इसके अलावा व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं रहता है। इसका मतलब है कि जो राज्य है या जो शासक है वो कैसा है, निरंकुश है। उसके विरुद्ध व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं है। केवल व्यक्तियों के पास एक अधिकार है, वो है जीवन की रक्षा का अधिकार। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार थे। जनता और शासक के बीच हुए समझौते की शर्त यह है कि शासक इन प्राकृतिक अधिकारों की नागरिक समाज में रक्षा करेगा। तो लोक के अनुसार जब समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण होता है या शासक का निर्माण होता है तो यह शर्त लगाई जाती है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास प्राकृतिक अधिकार थे, शासक उन अधिकारों की रक्षा करेगा। यदि शासक नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का हरण करता है तो नागरिक उस शासक को हटाकर दूसरे शासक की स्थापना कर सकते हैं। ये तो गए लोक के विचार। अब देखते हैं रूसो का विचार। रूसो का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले अधिकार व्यक्ति समझौते द्वारा अपनी सामूहिक इकाई को ही सौंप देते हैं। व्यक्ति जिन प्राकृतिक अधिकारों को समझौते द्वारा शासन को देता है उन्हें वह सामान्य इच्छा के द्वारा नागरिक अधिकारों के रूप में प्राप्त कर लेता है। रूसो की कल्पना का राज्य एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो रूसो मानता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले अधिकार हैं, वे अधिकार राज्य की स्थापना के साथ ही व्यक्ति त्याग देता है, लेकिन सामूहिक रूप में उनको पुनः प्राप्त कर लेता है, क्योंकि राज्य का निर्माण सामान्य इच्छा के द्वारा होता है और सामान्य इच्छा में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा निहित होती है। तो यदि हम राज्य को अपने अधिकार सौंप देते हैं, सामान्य इच्छा को अपने अधिकार सौंप देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने अधिकार स्वयं को ही सौंप दिए हैं। ये तो गई सामाजिक समझौते की मूल मान्यताएं या मुख्य बिंदु। अब देखते हैं इसकी आलोचना। पहली आलोचना है ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव। आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक समझौता एक मात्र काल्पनिक अवधारणा है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह कभी भी वास्तविक रूप में नहीं हुआ, बल्कि यह केवल एक सैद्धांतिक परिकल्पना है। तो पहली आलोचना क्या हो गई
कि इतिहास में इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि कभी सामाजिक समझौता हुआ था या कभी कोई प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी। दूसरी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था की अवास्तविकता। हॉब्स, लोक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था की अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पाई है। यह मानना कि मानव पहले किसी प्राकृतिक अवस्था में था और बाद में समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ, यह बात अवास्तविक लगती है, यानी कि कल्पना लगती है। तीसरी आलोचना है व्यक्ति की स्वीकृति पर संदेह है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि राज्य समाज के सदस्यों के बीच एक समझौते से बना है तो क्या प्रत्येक व्यक्ति ने इसे चेतन रूप से स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पीढ़ी के व्यक्तियों ने कभी समझौता किया तो भावी पीढ़ियों के लोगों को समझौते की शर्तों से क्यों बाध्य किया जाए। आधुनिक समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही राज्य का नागरिक बन जाता है, न कि समझौते के तहत। तो तीसरी आलोचना क्या हो गई कि पहली बात तो यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब समझौता किया गया था तो उस समय सभी व्यक्तियों ने जागरूक होकर के इसको स्वीकार किया हो, और यदि उस समय मान लो स्वीकार भी किया गया था तो प्रत्येक पीढ़ी तो समझौता करती नहीं है। तो पहले की पीढ़ियों ने जो समझौता किया है उस समझौते को मानने के लिए वर्तमान पीढ़ी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं चौथी आलोचना, शक्ति और बल की भूमिका की उपेक्षा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य किसी सामाजिक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह शासक वर्ग का शोषणकारी उपकरण है। राज्य का गठन बल और प्रभुत्व के माध्यम से हुआ है, न कि किसी समझौते के द्वारा। तो चौथी आलोचना मार्क्सवादी करते हैं कि जो राज्य है वो समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि शक्ति और बल का परिणाम है। पांचवी आलोचना है व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल। सामाजिक समझौता सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक जोर देता है और समाज की सामूहिकता, परंपराओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों की अनदेखी करता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के निजी हितों की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन यह व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी करता है। तो पांचवी आलोचना हो गई कि यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है, समाज पर बल नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत।